काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे छाया हुआ मुद्दा, पिछले 5-6 डेज से कंटिन्यू चीजें चल रही हैं और ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है इसके ऊपर। कुछ और भी चीजें, कुछ और भी एनालिसिस इसके साथ आज देखेंगे। एक तो जो चैलेंज है, जो बातें हैं, पहले ये हमें समझने की जरूरत है कि जो इजराइल है वो एक नेशन है, कंट्री है, और अगर कोई कंट्री है तो उसे यूएन से रिकॉग्निशन मिलता है। दूसरा, जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए क्या रास्ते हैं हमारे पास, क्या हथियार उठा ली जाए? तो दिस इज अ टेररिस्ट एक्टिविटी एंड एनी सिचुएशन वी नेवर कंसीडर एनी टेररिस्ट एक्टिविटी। अब 2-3 चीजें आपको यहां जाननी होंगी कि वॉर जोन, टेररिस्ट एक्टिविटी, क्रिमिनल जो प्रोसीजर्स हैं वो कहां कहां है। तो यूएन के अलग अलग क्लॉज हैं, उनके अकॉर्डिंग ये बातें आती हैं। वॉर केवल वही कंट्री अनाउंस कर सकती है जो यूएन के अकॉर्डिंग कंट्री हो, जो सोवर्जिन हो, और टेररिज्म को किसी फॉर्म में अप्रूवल या उसकी रिकॉग्निशन नहीं दी जा सकती। ये किसी भी इंटेंशंस को प्रोवोक करता हो फिर भी टेररिज्म को हम सपोर्ट नहीं करते। मीन्स क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है, ये आपको भी पता होगा कि अलेक्सा मॉस्को का जो कॉन्सेप्ट है, 3 रिलीजन का वहां कन्फ्लिक्ट है, और उसकी वजह से ये सारी घटनाएं हुई, सारे इवेंट कंटिन्यू होते चले गए। आज ये इस वे में चला गया है कि जो फिलिस्तीनियन है, इनकी अपनी बात रखने वाला जो वर्ल्ड ऑर्डर का सपोर्ट है वो मिनिमाइज हो गया। दुनिया या तो वन साइडेड हो गई है, और या तो कुछ एक लोग हैं वो बहुत धीमी आवाज में अपनी बात कर रहे हैं, उससे बात बनेगी नहीं। अब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से अगर हम आगे बढ़े तो किसी कंट्री के ऊपर अगर अटैक हो रहा है और अगर वो कंट्री डिटरेंस क्रिएट नहीं करेगी तो क्या होगा? आपको याद होगा इंडिया के ऊपर अटैक हुआ था जब ताज के ऊपर, लेकिन इंडिया ने रिटेलिएट नहीं किया था। पुरी में हुआ, इंडिया ने थोड़ा सा उसको लेके एक मूवमेंट किया, लेकिन जब पुलवामा होता है उसके बाद देखिए कितना मैसिव तरीके से इंडिया रिटेलिएट करता है। ये नेशन थ्योरी अगर आप पढ़े, वर्ल्ड ऑर्डर को समझे, आप तब तक जिंदा बचेंगे जब तक आप ये साबित करते रहे दुनिया में कि आप भी ताकतवर हैं, नहीं तो आपका बचना नामुमकिन है। और इसी वजह से जो ज्यूस कंट्री है, जो इजराइल है, उसने एक्ट ऑफ वॉर माना हुआ है हमास के इस अटैक को। रीजन, उसके टेरिटरी के अंदर एंट्री करके इनोसेंट लोगों को मारा गया। और अगर किसी कंट्री के अंदर आप अटैक कर रहे हैं तो कंट्री की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी देखें तो उसकी टेरिटरी डिफाइन होती है। अगर टेरिटरी के अंदर आप इन कर गए तो उस कंट्री का पार्ट होगा। इलीगल तरीके से आप एंट्री करते हैं, और इसी वजह से जो आज एक्ट ऑफ वॉर का की जो टेंडेंसी है, जो वर्ल्ड ऑर्डर का सपोर्ट है, इजराइल को बहुत बेहद तरीके से, बेहद अच्छे तरीके से उसे मिल रहा है। इंडिया ने भी, अब एक बात इंडिया के व्यू को भी कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इंडिया का कॉन्सेप्ट, इंडिया ने तुरंत हमास के खिलाफ इजराइल को फुली सपोर्ट करने की बात कही। क्यों? इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, देख लीजिएगा। पूरी हिस्ट्री उठा के आप देखिए, इंडिया ने कभी भी हमेशा 2 नेशन कॉन्सेप्ट में फिलिस्तीन का सपोर्ट किया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे ये जो चैलेंज है ये बहुत अलग है, क्योंकि इंडिया की वल्नरेबिलिटी इजराइल से बहुत ही ज्यादा है। रीजन, इंडिया के अंदर अभी भी यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा लाइट है। हम अभी भी एक सिटीजन नहीं बना पा रहे हैं। ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी का कंसर्न है, ये हमारे थॉट प्रोसेस के अंदर चैलेंज है। यही वो चैलेंज है जिसकी वजह से एक जो देश है वो यूनाइट नहीं हो पा रहा। हम कहने को तो एक कंट्री है, लेकिन हमने अपनी थॉट को, अपने फ्रीडम को कंट्री से ऊपर रखा हुआ है। इसी वजह से इंडिया की वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अलग अलग सेक्शंस में इंडिया को इसलिए डिवाइड करके अलग अलग डिबेट में इंडिया को रख के देखा जाता है, किया जाता है। ये सारे प्रोस्पेक्टिव हैं। आज की जो सिचुएशन है इजराइल की, तो इजराइल ने ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है आज तक कि अगर नॉर्थ गाजा स्ट्रिप से लोग चले जाएं
लेकिन वो कहाँ जाएंगे, ये चैलेंज तो बहुत बड़ा है। रीजन बिंग, पहले इजिप्ट का जो बॉर्डर हुआ करते थे, ओपन हुआ करते थे, लोग इजिप्ट चले जाया करते थे। अब इजिप्ट का मेन रोल भी रहा इजराइल कंसर्न्स को लेके। अब इजिप्ट ने क्या किया हुआ है कि इंटरनेशनल प्रेशर या अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो बॉर्डर है, आपको दिख रहा होगा जो बॉर्डर है, ये वाला एरिया, इसे क्लोज कर रखा है। इवन जो हेल्प है वो भी बंद कर रखी है। अब ये नॉर्थ गाजा का पोर्शन है, यहां से लोग साउथ आएंगे, फिर आर्मी कहेगी कि बैक हो जाओ, या आर्मी ये कहे कि नहीं रहना है। ये भी एक चैलेंज है। इंटरनेशनल लेवल पे, मोरल लेवल पे ये बातें नहीं मानी जा सकती कि आप किसी कंट्री के अंदर चले जाए। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि इजराइल को इतनी काम करने की छूट वर्ल्ड ऑर्डर पर मिल रही है और इजराइल आगे बढ़ता चला जा रहा है। क्या क्या डायमेंशन है इसमें? चाइना और रसिया, क्यों ये एक थ्योरी निकल के आ रही है कि इनके पीछे जो मेन मास्टरमाइंड है वो चाइना और रसिया है। जो अटैक हुए वो नॉर्मल टेररिस्ट ग्रुप के अटैक नहीं है, ये वेल प्लान्ड अटैक है। और ये तभी पॉसिबल है जब किसी कंट्री की मिलिट्री इसे प्लान करे। वो सारी चीजें यहां आपको दिख रही हैं। अराउंड 7 डेज हो गया, अभी भी हमास पीछे नहीं हट रहा, अटैक कर रहा है। हिजबुल्ला का उसे बैकएंड मिल रहा है, लेबनान से हिजबुल्ला के फाइटर जो हैं वो भी अटैक कर रहे हैं। हिजबुल्ला एक तरीके से बैकएंड है, ईरान का बैक सपोर्ट है। वर्ल्ड ऑर्डर अभी 2 पार्ट में डिवाइड है, यूरोप, यूएसए, इंडिया, यूएई, जापान, अफ्रीका के कुछ कंट्री जिसमें केन्या वगैरह आते हैं। इन लोगों ने सपोर्ट किया हुआ है इजराइल को। इजराइल के को अपोज करने में अगर देखें या हम हमास को सपोर्ट करने में देखें तो हमास का सपोर्ट और फिलिस्तीन का सपोर्ट 2 अलग अलग चीजें हैं। यहां हमास के सपोर्ट की बात हो रही है। ईरान, लेबनान, बहरीन, मोरक्को, यमन, टर्की, थोड़ा बहुत पाकिस्तान, ये सपोर्ट कर रहे हैं। अब चाइना रसिया फैक्टर में क्यों बोल रहा हूं आपसे? रीजन, इसके बहुत ढेर सारे रीजन हैं और वर्ल्ड ऑर्डर की पॉलिटिक्स में ये चेंजेस होते रहते हैं। अभी वर्ल्ड ऑर्डर एक स्टेब्लिश वे में जा रही थी चीजें, चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहा है, तो मिडिल ईस्ट के अंदर एक स्टेब्लिशमेंट देखने को मिल रही थी। सिया सुन्नी का जो कन्फ्लिक्ट था वो भी मिनिमाइज हो गया था। सऊदी अरेबिया थोड़ा सा और अपने आप को बेहतर फील कर रहा था। ईरान भी पहले से ठीक चीजें जा रही थी, दोनों के बीच में जो सिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट है वो मिनिमाइज हो गया था। चाइना ने उसके अंदर इंटरवेन किया था। चाइना के इसमें अपने इंटरेस्ट है, और लेकिन चाइना को G20 और BRI को लेके कंसर्न है, ताइवान इशू को लेके कंसर्न है। तो वर्ल्ड ऑर्डर पे चाइना एक मैसेज देना चाह रहा है और उसी मैसेज का एक पार्ट अगर आप देखेंगे तो वो इजराइल अटैक है। इजराइल को बैकएंड है वेस्टर्न कंट्री का, इंडिया के साथ भी उसके रिलेशन अच्छे हैं। अगर आप किसी इनडायरेक्ट वे में मैसेज देना चाहें तो किसी स्टेब्लिश कंट्री को आप अनस्टेबल कर दे तो आपका जो मैसेज है वो क्लियर हो जाता है। यही सिचुएशन चाइना और रसिया ने मिलकर करी। यहाँ बैकएंड तरीके से ईरान को सपोर्ट किया, ईरान का सपोर्ट हमास और हिजबुल्लाह से है। यहाँ ये चीजें बनी, ISIS के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हुए। क्योंकि रसिया का भी अपना कॉन्फ्लिक्ट है, उसके साथ यूएसए के साथ जो कंसर्न है वो जग जाहिर है, नाटो के साथ जो उसकी बाउंड्री कंसर्न है वो ऑलरेडी क्लियर है, यूक्रेन वॉर उसका एक पार्ट है। और अभी रिसेंट में रमजान कार्दो जो चेचन्या का हेड पॉलिटिशियन है वो भी इनकी कम्युनिटी से आता है। यहाँ रिलीजियस थॉट ज्यादा प्रिवेल कर रहे हैं और उसी रिलीजियस थॉट के अकॉर्डिंग रसिया ने अपने स्टेटमेंट को चेंज किया और रमजान कादरी ने कहा है कि हम जाके वहां सर्व करेंगे। तो रसिया भी ये बात अब कह रहा है, वो अगेंस्ट में जा रहा है इजराइल के, जबकि इजराइल ने कई ऐसे मौके पे रसिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। सीरिया में दोनों आमने सामने हैं, इसके बाद भी जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स है वो मेंटेन है, रिलेशनशिप बेहतर है।
और इन चाइना और रशिया का एक और एडवांटेज है इजराइल के ऊपर अटैक में कि आर्म सप्लायर कंपटीशन में दोनों कंट्री, क्योंकि यूक्रेन वॉर में इन दोनों कंट्री के जो वेपन रहे वो बहुत यूजफुल नहीं दिखे। आपने देखा होगा वर्ल्ड ऑर्डर में ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, चीजें बहुत नीचे की तरफ चली गई, मार्केट जो है वो नीचे की तरफ चली गई, एक जो क्रेडिबिलिटी है इस मार्केट की वो कम हो गई। और जब कम हो जाती है तो फिर आपको उसको रीस्टैब्लिश करना होता है। और उसका एक एग्जांपल आप देखेंगे कि यूक्रेन के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा उसको हटाने के लिए उसके ऊपर, क्योंकि सबका फोकस है वर्ल्ड ऑर्डर का, तो वो जो अटेंशन है उसको हटाने के लिए ये चीजें प्लान की गई। और इसका अगला स्टेप क्या होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर है कि इससे जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो फिलिस्तीन का हुआ। फिलिस्तीन का नुकसान इस वजह से हुआ कि फिलिस्तीन 2 स्टेट के फॉर्मेशन में काफी हद तक अपने को एक लेवल पे ला के रखा हुआ था, आगे बातें चल रही थी, यूएन में भी इसके लिए बातें बढ़ रही थी। लेकिन अब ये चीजें बहुत बैक हो जाएंगी और जब लोग ही नहीं बचेंगे तो नेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बैक होना लाजमी है। इसीलिए ये पूरी बनी बनाई चीजें थी और दूसरे के इंटरेस्ट के अगेंस्ट के लिए अपनी कुर्बानी देना कहीं से बुद्धिमानी नहीं होती। हमास ने इस बात को नहीं समझा, क्योंकि हमास का कंट्रोल भी बहुत ज्यादा है गाजा के ऊपर। 20 लाख हाई, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाइज हाई डेंसिटी एरिया है वो, 365 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जिसमें 20 लाख लोग रहते हैं। उसके ऊपर बंकर है, जमीन के नीचे भी बंकर बने पड़े हैं। किसी को नहीं पता कि उसके बंकर किस तरीके से बने होंगे। हो सकता है कि मेडिटेरियन सी के अंदर भी उसने बंकर को एक्सटेंड किया हो, या हो सकता है कि इजरायली बॉर्डर की तरफ भी बंकर बने हो। वो तो आगे जाकर मिलिट्री ऑपरेशन के बाद जब चीजें आएंगी तो क्लियर होगा। इस मैप को अगर आप देखें तो आपको एक और चीज क्लियर होगी कि गाजा स्ट्रिप के बगल में मेडिटेरियन सी है और मेडिटेरियन सी में अमेरिका ने अपनी नेवी को तैनात करके रखा हुआ है ताकि वो अटैक नहीं करेंगे, लेकिन ये श्योर करेंगे कि किसी भी बैकएंड से कोई और कंट्री इजराइल के ऊपर अटैक ना करे, जिसमें ईरान का सबसे ज्यादा नाम लिया जा रहा है। इजिप्ट बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, लेकिन और भी जो कंट्री है, लेबनान है, वो कोई ऐसा मेजर अटैक ना करे, इसको श्योर किया जा रहा है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है वो एंड ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ जा रही है। बचेगा वही जो अपने एग्जिस्टेंस को बचा पाए। और यहां जो सीन है वो बहुत अलग लेवल पे गया, क्योंकि ये पूरा अटैक भी बहुत ऐसी सिचुएशन में किया गया। 56 लोग मारे गए, अब किसी और 56 लोग अलग अलग कंट्री के मारे गए, जिसमें सबसे ज्यादा अमेरिकन मारे गए। तो कोई भी कंट्री अगर अपने लोगों के ऊपर अटैक होगा तो बात देखेगी, वो तो करेगी, और उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक कंट्री का कॉन्सेप्ट यही तो कहता है। आज इंडिया अपने आप को स्ट्रॉन्ग क्यों फील कराता है? उसे पता है कि दुनिया को पता है कि अगर इंडिया के ऊपर कोई अटैक हुआ या कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो मैसिव रिटेलिएट इंडिया करेगा, जरूरत होगी तो आपकी बाउंड्री के अंदर भी, आपकी कंट्री के बाउंड्री के अंदर भी, जबकि इंटरनेशनल लॉ इसके बियॉन्ड ये इस बात के लिए अलाउ नहीं करता। लेकिन बहुत ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो किए जाते हैं, जैसे उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन के ऊपर ऑपरेशन किया गया, तो पाकिस्तान की टेरिटरी का पार्ट है, लेकिन फिर भी यूएसए ने किया। तो सेल्फ डिफेंस में इस चीज को माना जाता है और कई जो ताकतवर कंट्री है वो करती है। इजराइल ऑलरेडी एक ऐसी कंट्री है। अब देखिए वर्ल्ड ऑर्डर पे लोग पूरे वर्ल्ड से, इजराइल के लोग अपने होमलैंड पहुंच रहे हैं क्योंकि हमें फाइट करनी है। मैं इस बात को केवल इस पे छोड़ के जा रहा हूं कि इंडिया में कभी ऐसा हुआ कि बाहर के लोग, इंडियंस जो एनआरआई हैं, वो इंडिया के लिए फाइट करने के लिए आए हों, या आगे क्या हम इंडियन इस लेवल पे अपने आप को नेशनलाइज कर पाएंगे, नेशनल लेवल के जो थॉट हैं वो अपने अंदर इनबिल्ड कर पाएंगे? ये हो पाए तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।